हाय एवरीवन, दिस इज़ अल्पना कुमारी एम बी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली सबसे पहले पढ़ेंगे। और मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करी हैं एनसीईआरटी में, कुछ ऐसी जो इम्पॉर्टेंट है बट जो एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, जो हमें क्लासेस में पढ़ाई जाती थी। तो सबसे पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे आगे जिन में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो बियॉन्ड एनसीईआरटी। लेकिन इसमें सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे तो वीडियो में भी 20 to 25 मिनट्स लेंदी हो, बट सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और एंड में कमेंट्स में आंसर करना है। क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन करूँगी और आई होप मैं भूल ना जाऊँ। और फ्रेंड्स को शेयर कर देना है वीडियो, ठीक है, ताकि पता चले लोगों को कि आई हैव स्टार्टेड टीचिंग और कैसे लर्निंग। तो ठीक है, अब हम पी ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा कार्बन फैमिली के बारे में लिख रखा है और इन्होंने जनरलाइज्ड बातें बोली है पी ब्लॉक के बारे में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, उससे ज़्यादा वो शो नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लिख रखा है। और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर लाइटर एलिमेंट, लेकिन -2 ऑक्सीडेशन मतलब लाइक लेट्स से थर्ड ग्रुप है और उस थर्ड ग्रुप है तो +3 ऑक्सीडेशन उसकी मोस्ट स्टेबल होगी फॉर द लाइटर एलिमेंट्स एंड -2 3 -2 यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स। तो ये दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इधर मैंने अगेन वही फोर्थ ग्रुप का लिख रखा है सिलिका के बारे में। अब हम आ जाते हैं तो रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट and the group oxidation state and 2 unit less than the group oxidation state may vary from group to group। और उन्होंने लिख रखा है कि नॉन मेटल और मेटलॉइड दोनों ही पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ खास नहीं, इन कंट्रास्ट टू मेटल विच रेडिली फॉर्म कैटाइन, नॉन मेटल्स रेडिली फॉर्म एनाइंस। अब देखो यहाँ पे आपके पी ब्लॉक में जो फर्स्ट मेंबर है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो थर्ड और बाकी के पीरियड के एलिमेंट से डिफरेंट है। उसके रीज़न है दो। पहला है साइज़ और साइज़ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं, और दूसरा है अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो सेकंड पीरियड में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड लाइक 2s 2p तक होता है, लाइक 2d नहीं होता है ना, 3 से स्टार्ट होता है d। तो थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, तो सेकंड पीरियड के लिए डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो डी ऑर्बिटल से रिलेटेड हैं वो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स में नहीं होंगी और वही उनकी खासियत बन जाती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, इन्होंने एक लिख रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि फॉर एग्जाम्पल वाइल बोरॉन फॉर्म ओनली प्रेजेंस वाइल बोरॉन फॉर्म ओनली BF4 माइनस, केवल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है बोरॉन, ठीक है। वाइल एल्यूमिनियम गिव्स ALF6 3 माइनस, तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो combined effect of size and availability of d orbital considerably influence the ability of these element to form pi bonds, ठीक है। ये pi bonds बनाने लगते हैं क्योंकि एक तो लाइक अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स है नहीं और साइज छोटा है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम द हैवियर मेंबर्स टू इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ और टू दी अदर सेकेंड रो एलिमेंट। मतलब खुद से बना लेंगे, लाइक कार्बन से बना ले, कार्बन नाइट्रोजन से भी बना सकता है, वो भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो ये p pi बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये इनकी खासियत है सेकेंड पीरियड एलिमेंट की। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग is not particularly strong for the heavier p block element. The heavier element do form pi bonds, but this involve d orbital like d pi p pi, ठीक है। तो उसमें p pi नहीं होगा, जो heavier element है उनमें d pi और d pi बॉन्डिंग होगी। अब आ जाते हैं, as the d orbitals are of higher energy than the p orbital, they contribute less to the overall stability of the molecule than does the p pi bonding to the second row element। ये ठीक है। इन्होंने दे रखा है कि NO3 की 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, while pi bonding involve 1 नाइट्रोजन एंड p orbital यहाँ पे फॉस्फोरस की 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपैंड क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन थर्ड एंड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एंड ऑनवर्ड्स। अब हम बोरॉन फैमिली से स्टार्ट करें तो ठीक है, बोरॉन इज़ अ टिपिकली नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल एंड बाकी के जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। और यहाँ पे लिख रखा है
क्या लिख रखा है, इंडियम एंड थैलियम और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटालिक इन करेक्टर। उसके बाद बोरोन इज़ फेयरली रेयर एलिमेंट। और ये देखो ये दोनों ये फॉर्मूला याद कर लेना है। बोरेक्स आपको पता होगा, कैरनाइट का फॉर्मूला कभी भी मैचिंग में आ सकता है नीट में, और फिर आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ सिलेबस है, बट कैरनाइट का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए। और ये सब तो मैंने बेकार ही में ये सब पता नहीं क्यों अंडरलाइन किया हुआ है, इसको नहीं याद रखना है। उसके बाद अगेन की बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ द एल्यूमिनियम। इस पर हम बाद में आते हैं, अभी आते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर लिखा है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। तो वही है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए क्या, अच्छा सॉरी, बोरॉन फैमिली आ रहा है ना, तो हम बोरॉन की बात कर लेते हैं। तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम नोबल गैस कोर मतलब NH2 NP1 के अलावा, और उसके बाद इंडियम की नोबल गैस +2d 10d इलेक्ट्रॉन। तो ये सब यार देख लेना, ये सब वैसे आपको पीरियोडिक टेबल से आता होगा, ठीक है, वहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। और एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये आपको ऑर्डर, ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये वाला ऑर्डर आपको याद करना है। और रीज़न अगर कोई पूछे तो ये लिख रखा है कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन दी गैलियम। तो गैलियम में वैसे तो एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए साइज़ और गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन गैलियम में क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाती है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो साइज़ छोटा हो जाता है। यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली कितना कम है, ये 143 PM, ये 135 PM है गैलियम की, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आ जाएँ तो मतलब इरेगुलर है, तो आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है, अगर आप मतलब ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि पहले घटती है और उसके बाद बढ़ जाती है, तो वही ऑर्डर में मैंने लिख रखा है। ये अगेन मैंने एल्यूमिनियम का एक कोई लिख रखा है, कोई कंपाउंड है काओलिनाइट, ये कहीं एनसीईआरटी में ही दिया है, तो आप याद रखना चाहे तो ये रख सकते हैं। ये काओलिनाइट आई थिंक मेटलर्जी में दिया है, तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएँ तो बोरॉन इज़ नॉन मेटालिक, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैक कलर सॉलिड एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। बोरॉन इज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट और गैलियम का अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम पायरोमेट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया है। यहाँ से देखो क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टैंड इन केमिकल reactivity। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है, इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। सो ओनली कोवेलेंट कंपाउंड, बट एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीज, एंड इसलिए वो आयनिक कंपाउंड्स भी बनाता है। और एल्यूमिनियम इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भी होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात की है और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की, मैंने बताया था +3 लोअर लाइक लाइटर एलिमेंट्स में स्टेबल होगी, और +1 ये देखो थैलियम में +1 ज़्यादा, मतलब +1 +3 में अगर बात करें ना थैलियम की, तो थैलियम में +1 ज़्यादा स्टेबल होता है, वाइल इंडियम तक +3 ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑल्दो वो शो करते हैं +1। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, वो शो करने लगते हैं, लाइक इंडियम भी शो करेगा +1, लेकिन +3 उसकी ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, हाँ यहाँ से लाइन स्टार्ट है। इन ट्राइवेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट, एग्जाम्पल बोरॉन एंड BF3 विल ओनली बी 6। सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, और these have tendency to accept a pair of electron to achieve stable configuration and thus behave as a Lewis acid। तो डाइमराइज भी हो जाते हैं, although बोरॉन के नहीं होते डाइमराइज, क्योंकि उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे बाकी के जो एलिमेंट्स के हैलाइड्स हैं उनमें फ्लोराइड्स को छोड़ के सारे डाइमराइज होने लगते हैं, क्योंकि फ्लोराइड्स जनरली आयनिक होते तो वो डाइमराइज नहीं होते, वाइल बोरॉन का कोई भी हैलाइड डाइमराइज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो लिख रखा है कि AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाई फॉर्मिंग अ डाइमर, ये आपको याद रखना है कि AlCl3 डाइमर बना लेता है। और अगेन यहाँ पे क्या लिख रखा है, ट्राइक्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहाइड्रल स्पीशीज़, और ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड, ये रिएक्शन याद रखना है कि AlCl3 की रिएक्शन एसिडिफाइड एक्वा सोल्यूशन में ये बना लेगा AlH2O का होल 6 का होल और +3, या कह सकते हैं Cl3 भी वहाँ अटैच हो सकता है, लेकिन वो आयन के फॉर्म में +3 शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रखना है। और
और क्या लिख रखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Al की इतनी है, थैलियम की इतनी है, +3 आयन इन सोल्यूशन, कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द टू मेटल्स। तो देखो वही बात है कि ये जनरली जो है अगर आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि SRP अगर पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन यानी वो चीज़ फेवरेबल होती है। Al+3 से +1 जाना, Al+3 से 0 में जाना -1.66 शो कर रहा है, माइनस में है, मतलब ये रिएक्शन मतलब +3 से 0 में जाना ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। और +3 से थैलियम का +3 से 0 में जाना इज़ ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसी ही होगी, लेकिन ये रिएक्शन जब आप रिवर्स करेंगे तभी +1.66 होगी, और ऐसे में 1.66 मतलब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे -1.66 और +1.26 तो ओवरऑल माइनस में आएगा, इसलिए रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा ताकि एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो आपको दिखेगा कि कौन सी रिएक्शन फीजिबल है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर 2 हाफ सेल रिएक्शन सजेस्ट दैट एल्यूमिनियम हैज़ हाई टेंडेंसी टू मेक Al+3, क्योंकि Al+3 Al में नहीं जाएगा, लेकिन अगर यही रिवर्स करते हैं तो Al+3 में बना लेगा, यानी कि इसकी हाई टेंडेंसी है Al to Al+3 बनाने की, ठीक है। और तो इसके बाद लिख रखा है कि वेयर Tl+3 इज नॉट ओनली अनस्टेबल इन solution but as powerful oxidizing agent, thus Tl+ is more stable in solution than Tl+3, and aluminum being able to form +3 ion easily, it's more electropositive than thallium। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद एयर में क्या रिएक्टिविटी है, अनरिएक्टिव होता है क्योंकि ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ये एल्यूमिनियम में भी होता है, हमें पता है। और उसके बाद अमॉर्फस बोरॉन, ये सब आपको ये सब पढ़ लेना है, पढ़ने वाली चीज़ें। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऐसे ये जो ऑक्साइड है वो बनाएंगे और ये नाइट्राइड बना लेंगे, जैसे बोरॉन नाइट्राइड होता है बोरॉन का, तो वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहलाता है। और यहाँ पे बोरॉन डाइऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट विद बेसिक ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल बोरेट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। ये आपको याद रखना है कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक है, एल्यूमिनियम गैलियम आर एम्फोटेरिक एंड इंडियम थैलियम के बेसिक्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलाइन इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर बट एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन। तो एम्फोटेरिक करेक्टर शो करेगा तो वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी। एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl लिबरेट डाइहाइड्रोजन, ये हमें पता है। और इसी तरीके से जब वो NaOH से रिएक्ट करेगा तब भी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। हमने हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन गैस पढ़ोगे कि कैसे कैसे बनता है, तो एम्फोटेरिक मेटल्स क्या करते हैं, वो एसिड से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन देंगे और बेस से भी। तो यहाँ पे ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा बाद में, ठीक है। हमें पता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन क्या बनाएंगे, AX3 टाइप का हैलाइड बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एडिशनल पॉइंट लिख रखे हैं कि सारे बोरोन हैलाइड्स कोवेलेंट होंगे और लुईस एसिड होंगे, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स के हैलाइड हैं उसमें फ्लोराइड्स आयनिक होंगे, बाकी के अदर हैलाइड्स कोवेलेंट होंगे और लुईस एसिड भी होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एसिडिक करेक्टर के लिए थोड़ा लिख रखा है हैलाइड्स का ही एसिडिक करेक्टर, कि जब सेंट्रल आइटम सेम होगा तो डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सेंट्रल आइटम जैसे बोरॉन हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद अब हम देख रहे हैं BF3 BCl3 BBr3 Bi3 इस तरीके से, तो डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज होगी क्योंकि सेंट्रल आइटम हमने कॉमन कर दिया ना, सेम कर दिया। तो इस तरीके से जब आप रिवर्स करोगे तो जब सेंट्रल आइटम सेम नहीं होगा यानी कि कोई पर्टिकुलर हैलाइड सेम होगा तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी एसिडिटी। तो ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद वाइट फ्यूम्स अपीयर, ये यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AlCl3 की बोटल्स एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड्स की अगर बॉटल ओपन कर दे तो जो मॉइस्चर है, जो वाटर है एटमॉस्फेयर का, वो रिएक्ट कर जाता है और वाइट फ्यूम्स बनाता है। वाइट फ्यूम्स किसकी, HCl गैस की। और साथ ही साथ ये हमने अभी पढ़ा है, अभी जिस थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड अनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ट्राइक्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑफ ऑल दीज एलिमेंट बीइंग कोवेलेंट इन नेचर, मतलब सारे ही कोवेलेंट नेचर हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में, ये यार पढ़ने वाली चीज़ें हैं। और स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इजीली रिएक्ट विद लुईस बेसिस जैसे NH3 तो कंप्लीट ऑक्टेट, ये एडक्ट बन जाता है, एडक्ट जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और वो ये एडक्ट है जिसमें शेयरिंग होती है, लाइक
शेयरिंग नहीं होती, कंप्लीट दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दैट मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ बोरॉन इज 4। और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग चीज़ें क्या देख रखा है, मैक्सिमम कोवेलेंस कैन बी एक्सपेक्टेड बियॉन्ड 4 इन डाउनवर्ड, जो बोरॉन के अलावा जो एलिमेंट हैं उस ग्रुप के, तो वो बियॉन्ड मतलब 4 के अलावा भी करेंगी कोऑर्डिनेशन नंबर शो। बोरॉन इज़ अनस्टेबल टू फॉर्म BF6, इसका वही है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। देखो सबसे पहले बोरेक्स। अब जब कंपाउंड्स की बात आ जाती है तो 3-4 कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है बोरेक्स, और एक है बोरिक एसिड, और एक है B2H6 जिसे हम बोरेन बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डाइबोरेन तो अलग ही अट्रैक्शन होता है उनके लिए, ठीक है। तो पहले तो बोरेक्स हम पढ़ रहे हैं, तो बोरेक्स का हमें ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये पता होना चाहिए। BOB ऐसे करके सर्कल बना है और बीच में एक BOB बॉन्ड है, और सब तरफ चारों बीच से एक एक OH जुड़ा है, और इनमें से 2 B जो हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, और 2 बोरॉन ये वाले और ये वाले, ये दोनों sp2 शो कर रहे हैं। तो ठीक है, इसके बाद पढ़ लेते हैं हम वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इसका फॉर्मूला है, बट एग्जिस्ट ऐसे कर रहा है, यही मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। .AH2 ये इसका एक्चुअल फॉर्म है। तो आपको एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाता है इस फॉर्म में, तो इसे एक्सपैंड करोगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन लिख रखी है कि होता क्या है जब हम Na2B4O7 की रिएक्शन, क्या बोरेक्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एल्कलाइन सोल्यूशन। ये एल्कलाइन सोल्यूशन किस चीज़ का है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये तो वीक एसिड होता है, तो इसका उतना एसिडिक करेक्टर नहीं शो होगा, तो बेसिकली ओवरऑल सोल्यूशन विल बी एल्कलाइन, ठीक है। ऑन हीटिंग बोरेक्स ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यार। ये देखो यहाँ पे हीट करेंगे तो सबसे पहले सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ पे हीट करेंगे तो पहले एनहाइड्रस बनेगा, और उसको हीट करेंगे फर्दर तो ये NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3 दैट इज़ बोरिक एनहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। ये नहीं है सोडियम मेटाबोरेट, ये है। तो मेटाबोरेट ऑफ मैनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स ऑफ करेक्टरिस्टिक कलर्स, तो ठीक है। हम बोरेक्स बीट टेस्ट भी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, जो B2O3 है तुम्हारा बोरिक एनहाइड्राइड, ये इसको ग्लासी बीट भी बोलते हैं। टोटल ये जो लिख रखा है ना, सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड, इसको ग्लासी बीट बोलते हैं। और जब इसकी रिएक्शन होती है किसी भी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड से, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो कलर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो B2O3 से रिएक्ट करके मेटाबोरेट बना लेता है पर्टिकुलर मेटल का। जैसे कोबाल्ट का मेटाबोरेट बन जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड की रिएक्शन जब B2O3 से होगी, तो ये मेटाबोरेट बना, ये ब्लू कलर का है। तो यार आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, कलर भी याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो कोबाल्ट की मेटाबोरेट का कलर ब्लू, डार्क ब्लू। और उसके बाद ऑर्थोबोरिक की एसिड की बात कर लें तो H3BO3 द वाइट क्रिस्टलाइन, ये याद रखना है, वाइट क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, और स्पेरिंगली सॉल्युबल, हाई सॉल्युबल इन हॉट वाटर। यहाँ ये याद रखना है, ये वही चीज़ है जो ऊपर दे रखी है, बट ठीक है। एसिडिफाइंग इन सोल्यूशन, तो हमें क्या मिलता है, H3BO3 कैसे, H3BO3 बनाने का ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद करनी पड़ेगी कि Na2B4O7 को एसिडिफाई सोल्यूशन कराते हैं एक्वा सोल्यूशन से, तो हमें H3BO3 मिलता है। और इस आल्सो फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस विद वाटर और डाइल्यूटेशन ऑफ मोस्ट ऑफ बोरोन कंपाउंड। ज़्यादातर बोरोन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करने पे आपको ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। बोरिक एसिड अ वीक मोनोबेसिक एसिड, नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, प्रोटॉन नहीं देगा, लुईस एसिड की तरह काम करता है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। तो लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोक्सिल आयन, तो वाटर से रिएक्ट कराओगे जब इसका बोरिक एसिड का, तो ये बना लेगा। यार ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। लेकिन पता है यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ये है कि H3BO3 इन प्रेजेंस ऑफ कैटिकॉल ग्लिसरॉलिसिस 1,2-डायोल बिहेव्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो तब ये NaOH से टाइट्रेट कराया जा सकता है, अभी तक नहीं कराया जा सकता है, मतलब जब तक वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं टाइट्रेट कराया जा सकता है। ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 मेटाबोरिक, और उसके बाद बोरिक एनहाइड्राइड बना देगा, ये हमें पता है। ये देखो ये मेटाबोरेट है और ये बोरिक एनहाइड्राइड है, इसको बोरॉन सिस्को ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये देख लो प्लेनर स्ट्रक्चर है, टोटल सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हमें पता है। वाई इज बोरिक एसिड कंसीडर्ड एज वीक एसिड, बिकॉज इट नॉट एबल टू रिलीज H+ आयन ऑन इट्स ओन, इट रिसीव्स OH- फ्रॉम वाटर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड इन टर्न रिलीज H+ आयन। तो डायरेक्टली नहीं देता है, वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो H+ रिलीज़ करा देगा। डाइबोरेन की बात करें,
सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड है, डाइबोरेन प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरॉन। ये रिएक्शन याद कर लो, कुछ खास नहीं है पर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सब बकवास लिखिए, ये याद कर लो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन जब हम कराएंगे बोरॉन फ्लोराइड से तो B2H6 बनेगा। B2H6 की बात करें तो अगेन इसका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये अंदर वाला एंगल 97 डिग्री और बाहर वाला एंगल 120 डिग्री याद रखना है। और अंदर वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर वाली बॉन्ड लेंथ। तो आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे अगेन ये एक और रिएक्शन दी है जो आपकी एक पॉजिटिव पॉइंट्स में मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि NaBH4 की रिएक्शन जब आयोडीन गैस से आयोडीन से I2 से कराते हैं तो अगेन B2H6 हमें मिलता है। डाइबोरेन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्केल और वगैरह वगैरह दे रखा है, तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइबोरेन्स कलर इज हाईली टॉक्सिक गैस, मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो अगेन वही चीज़ अभी उधर भी लिखा था। मोस्ट ऑफ बोरॉन कंपाउंड्स की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं एक्वा सोल्यूशन में या वैसे तो बोरिक एसिड हमें मिल रहा है, और यहाँ पे भी देखो बोरिक एसिड हमें मिल रहा है, ठीक है, H3BO3 ये दिख रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन दी है कि अलग अलग कंपाउंड जब B2H6 पे एक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो जब ये NaMe3 ट्राई एल्काइल अमोनिया ऐसे क्या करके तो ट्राई मिथाइल अमोनिया की रिएक्शन होगी तो ये डायरेक्ट एडक्ट बना लेगा, सीधा जुड़ जाएगा जाके, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बोरॉन को दे देगा। और उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है, तोड़ता नहीं है, इनको ब्रेक नहीं करता है। लेकिन जब बात आती है अमोनिया की तो ये अनसिमेट्रिकली तोड़ देता है। B2H6 से हमारे पास एक BH2 अलग हो जाएगा और BH4 अलग हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन है, 2 बोरॉन है, BH2 और BH4 अलग हो गया। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गैस इनिशियली गिव B2H6 और 2NH3 विच इज फॉर्मुलेटेड एज दिस BH2 NH3 का होल ट्वाइस प्लस और BH4 माइनस 3 सॉरी, ठीक है। फर्दर हीटिंग इज बोराजीन को बोराजोल भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है बेसिकली और ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन यहाँ पे दे रखा है, ये 2C2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3C2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये सब आपको पता है। और यहाँ पे अलग से इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, बॉन्डिंग इन डाइबोरेन समझा रखी है इनने। बोरॉन ऑल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ हाइड्रोबोरेट्स tetrahydroborates of several metals known lithium and sodium tetrahydroborate also known as borohydride। तो ठीक है, ये सब पर तो पढ़ने वाला है। LiBH4 NaBH4 यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इन देयर कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या है, बोरॉन बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट लो डेंसिटी वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो ये कुछ खासियत है जिन हम कहाँ पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं इनकी वजह से। तो बुलेट प्रूफ वेस्ट में और क्या लिख रखा है, बोरॉन ये इसका एक आइसोटोप है B10, ठीक है। तो इसको हम हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन है, तो कंट्रोल रॉड्स हम यूज़ करते हैं। ये बहुत जगह पढ़ाया जाता है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स पढ़ाया जाता है वहाँ पे भी बोरॉन की बात होती है थोड़ी। और हीट रेजिस्टेंस क्लास पायरेक्स क्लास में यूज़ करते हैं। और तो कुछ खास दिया नहीं है। एल्यूमिनियम ब्राइट सिल्वरी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर, इतना दे रखा है। तो एल्यूमिनियम के वायर वगैरह यूज़ होते हैं और पॉट्स में, ठीक है। और इन दी एंड एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे पूछना था कि एक कंपाउंड है जिसको हम हीट करते हैं, तो एक कंपाउंड है जिसको हम एसिडिफाई सोल्यूशन में करते हैं, तो क्या, मैं खुद भूल रही हूँ। यार मुझे पूछना है तो मैं यहाँ से पूछती हूँ, मैं बताती हूँ। पर वही ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को इसमें पिन कर दूँगी, क्वेश्चन NCERT का ही है तो वो आपको बताना है। मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगी, मैं क्वेश्चन खुद ही भूल गई हूँ। तो ठीक है, उसके बाद उसके आंसर्स कमेंट्स में कर देने हैं और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अब नेक्स्ट मैं कार्बन फैमिली अपलोड कर दूँगी 2-3 दिन में। सो बाय।